नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम ऑर्बिट में। दोस्तों, ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के CBT एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस निमी सैंपल क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए। पिछले वीडियो में हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉर्क-स्क्रू नियम, दूसरा है राइट हैंड प्लम रूल, तीसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चौथा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये निमी के अनुसार है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी जनरल फिजिक्स है उसमें इसी का जो राइट आंसर है वो 2 को माना गया है, लेकिन निमी क्या कर रहा है, इसमें कॉर्क-स्क्रू नियम को क्या कर रहा है, मान रहा है। कॉर्क-स्क्रू नियम कहता क्या है? तो स्क्रू को घुमाने की दिशा धारा को और स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये किसके लिए है? ये मोटर के लिए। फोर्थ ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसमें क्या मिलता है? EMF। किसके लिए है? तो जनरेटर के लिए। ये किसके लिए है? जनरेटर के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, मतलब 1। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए DC जनरेटर का भाग का नाम बताएं। अब ये क्या, कौन सा भाग है? इसको बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं योक। क्या बोला जाता है? योक। या इसी को बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। लेकिन ये छोटे मशीन में किस चीज़ का बना होता है? छोटी मशीन में ढलवा लोहा का बना होता है। कौन सा लोहा? ढलवा। ढलवा लोहा का बना होता है। और जो बड़ी मशीन होती है, बड़ी मशीन इसमें किस चीज़ का बना होता है? इस्पात का। किसका? इस्पात का। इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात का। और इसमें ये जो भाग दिख रहा है ये है फीट। कौन सा भाग है? फीट। फीट है। फीट का मतलब बेड प्लेट। और ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये आई, लिफ्ट आई है। और ये जो सबसे ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है ये टर्मिनल बॉक्स है। क्या है? टर्मिनल बॉक्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब योक या फ्रेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो पहले समझना है कि लेप वाइंडिंग जो होती है, लेप वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है ये पोलों की संख्या के बराबर होती है। जबकि वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हमेशा समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब बात आई लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। तो इसमें देख लीजिए कि लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या यदि डुप्लेक्स रहेगा,
क्या रहेगा, डुप्लेक्स, तो क्या होगा 2p। यदि ट्रिप्लेक्स रहेगा, ट्रिप्लेक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा 3p। इसी प्रकार से आगे भी यदि क्वाड्रिप्लेक्स रहेगा तो 4p होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ डुप्लेक्स बोल रहा है तो डुप्लेक्स में क्या लिखते हैं, समांतर पथों की संख्या a बराबर 2p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो पोलों की संख्या कितना है 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा A3 8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन जो फिगर दिया हुआ है ये क्या है, इस फिगर का नाम बताना है। कह रहा है चित्र में दर्शाए गए डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताना है। कौन सा भाग है ये, इस भाग का नाम क्या है, लेमिनेटेड आर्मेचर कोर की आर्मेचर कोर आर्मेचर की कोर। ये कौन सा भाग है, आर्मेचर की कोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि डीसी जनित्र में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। तो आर्मेचर के साथ किस में जुड़े होते हैं, सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग कौन सा वोल्टेज ड्रॉप को दर्शाता है। तो ये वाला भाग के बारे में पता करना है, इस भाग के बारे में पता करना है, ये कौन सा ड्रॉप को दर्शाएगा। तो ये क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को क्या करता है, दर्शाता है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर ड्रॉप रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 3। तो 16 का क्या हो जाएगा आंसर 3। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोल रहा है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। तो सबसे पहले ये समझना है कि आर्मेचर कोर किससे बना होता है। तो ये बना होता है सिलिकॉन स्टील से। किससे बना होता है, सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है, इसलिए कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो, कम हो। हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो, कम हो। आगे कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके ये आर्मेचर कोर बनाया जाता है, क्यों। तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो ये लेमिनेटेड का मतलब होता है पटलित। क्या होता है, पटलित। लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, पटलित। इससे क्या होता है कि भंवर धारा कम हो जाती है, ईडी करंट भंवर धारा कम हो जाती है। भंवर धारा क्या होती है, कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडी करंट हानि को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही 4। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है। तो इसका आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों रखा जाता है,
तो एक बात याद रखना है कि प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, कम होगी। इसलिए क्या होता है, ये आर्मेचर करंट कम करने के लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, करंट कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आर्मेचर प्रतिरोध कम करना है। तो कम करने के लिए क्या होगा, आर्मेचर का प्रतिरोध जब वोल्टेज का मान या वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए, या इसी बात को बोल सकते हैं कि डीसी जनरेटर को घड़ी के दिशा में क्यों चलाना चाहिए। तो याद रखिए कि डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में क्यों चलाया जाता है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व वह चुंबक है जब किसी पदार्थ को चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक के भांति व्यवहार करता है, और यदि चुंबक के क्षेत्र हटा लेते हैं तो फिर भी उसमें जो गुण शेष बच जाता है उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब A2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। तो बड़े डीसी जनरेटर में, तो इससे पहले भी बताएं कि जनरेटर छोटे रहेगा तो ढलवा लोहा का बनेगा, बड़ा रहेगा तो कास्ट स्टील का बनेगा, मतलब इस्पात का बनेगा। और यहाँ पे कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों किया जाता है। तो कंपनसेट का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल शू के नीचे लगती है, ये पोल शू है, पोल शू के क्या होती है, ये नीचे लगती है, पोल शू के नीचे लगती है, ये पोल शू है, पोल शू इसके नीचे लगती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि डीसी जनरेटर में पोल शू का कार्य है फ्लक्स वितरण एक समान हो और फील्ड वाइंडिंग में ठहराव हो। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम अगले वीडियो में 22 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम लोगों का मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।